हेलो एवरीवन, होप यू विल बी फाइन एट योर होम। आप ऑनलाइन वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और उसको हम कहेंगे सिंपली द न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स येट ए स्मॉल टॉपिक बट सम इंपॉर्टेंट कंटेंट इज देयर। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेटिवली क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं इस पोर्शन के अंदर से। क्लियर? तो बिना टाइम आपका वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं न्यूमोथोरैक्स। वैसे नाम से पता थोड़ा बहुत लग रहा है, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक थोरैक्स और न्यूमो। बेसिकली थोरैक्स यहाँ चेस्ट की बात हो रही है और चेस्ट में भी पर्टिकुलरली लंग के बाहर जो डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन है उस प्लूरा की यहाँ बात हो रही है। और न्यूमो का मतलब लगाया जाता है एयर से। हम सबको पता है कि लंग्स को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक डबल लेयर की सीरस मेम्ब्रेन होती है और उसी को बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। दो मेम्ब्रेन, बाहर वाला पैराइटल प्लूरा, अंदर वाला विसरल प्लूरा। एक डायग्राम हम बना देते हैं यहां पर। लैरिंग्स है, देन ट्रेकिया, बाइफर्केट हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई में, नीचे की तरफ डायफ्राम है और इसके बाहर डबल लेयर एक सीरस मेम्ब्रेन हम बना देते हैं प्लूरा, क्योंकि इसी का डिसऑर्डर, इसी के बारे में हमको बात करनी है। अंदर वाली जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको हम अंदर वाली को विसरल प्लूरा बोलते हैं और बाहर वाली को बोला जाता है पैराइटल प्लूरा। दैट इज पैराइटल प्लूरा, दैट इज विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में हल्का सा ब्लैंक स्पेस होता है, उसको कहा जाता है प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस। इसमें फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं उसको, और बाय नेचर वो सीरस फ्लूइड होता है। दैट मीन सिंपल सीरस लाइक सीरम लाइक फ्लूइड। वाटरी कंटेंट उसके अंदर ज्यादा होता है और इसकी क्वांटिटी होती है मात्र 5 से लेके 15 ml। इसी प्लूरा में अगर एटमॉस्फेरिक एयर जमने लग जाए, एटमॉस्फेयर की जो हवा है जिसको नॉर्मल एयर पैसेज जाना चाहिए एल्वेओलाई तक, अगर वो हवा वहां से तो जा ही रही है लेकिन किसी भी कारणवश इस प्लूरा में जाने लग जाए और धीरे धीरे वहां पे वो कलेक्ट होने लग जाए, तब उसी कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का सिंपली मतलब होता है कि प्लूरल स्पेस में हवा बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन किसी कारणवश वहां पर हवा बहुत ज्यादा जम जाए, इतनी ज्यादा कि वो लंग के किसी पोर्शन को या हो सके इंटायर लंग को कोलैप्स कर दे, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। अभी आपको ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रहा है, अंदर लंग है, बाहर की तरफ प्लूरा है, लेकिन जैसे जैसे हवा बढ़ती जाएगी इस प्लूरल स्पेस में, अंदर का ये जो पर्टिकुलर लंग है, मैं राइट न्यूमोथोरैक्स एज एन एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, ये राइट लंग है, इसके अंदर न्यूमोथोरैक्स हो रहा है। तो ये जो राइट लंग है ये इस तरीके से सिकुड़ गया, छोटा हो गया, और जो विसरल प्लूरा थी क्योंकि वो लंग से अटैच होती है, ये विसरल प्लूरा आपको इस तरीके से यहां पे दिखेगी। क्लियर? देखो थोड़ा सा डायग्राम यहां चेंज हो गया है। इट इज एन कंडीशन ऑफ राइट न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स किसी भी साइड में हो सकता है, ज्यादातर केस में ये यूनिलेटरल होता है, एक साइड के लंग को अफेक्ट करता है, लेकिन हो सके किसी और कंडीशन, मेजर फिजिकल ट्रॉमा लगे चेस्ट पे तो हो सके ये बाइलेटरल भी हो जाए, लेकिन कॉमनली न्यूमोथोरैक्स यूनिलेटरल देखने को मिलता है। यूनिलेटरल का मतलब एक साइड के लंग को अफेक्ट करेगा। इट मे बी लेफ्ट, इट मे बी राइट। मैंने एग्जांपल समझने के लिए राइट न्यूमोथोरैक्स का डायग्राम आपके सामने बनाया। अब यहां आप देख रहे हैं लंग जो पहले इतना फैला हुआ था, हवा भरने की वजह से आप देख रहे हैं कि ये प्लूरल स्पेस है, स्पेस काफी बढ़ गया है और इस स्पेस में हवा जम गई, और हवा जमने की वजह से यहां अंदर जो प्लूरल प्रेशर होता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलते हैं, नॉर्मली वो नेगेटिव होता है, प्रेशर होता है -2 to -6 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये कि वातावरण का जो प्रेशर होता है हवा का, जो होता है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg,
उससे एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से इस नॉर्मल प्लूरा का प्रेशर इतना कम होता है, लेकिन जब हवा यहां जमने लगती है तब यहां पर भी प्रेशर उतना ही हो जाता है जितना कि एटमॉस्फेयर का एयर का होता है, तो हवा यहां से अंदर जाने लग जाती है। कहने का मतलब कि दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर यहां जम गई, जिससे अंदर का जो दबाव है हवा का वो बढ़ गया, और हवा जब बढ़ेगी तो आपको पता है वो लंग पे दबाव डालेगी, और धीरे धीरे ये लंग जो पहले पूरा फूला हुआ था यहां तक, धीरे धीरे लंग कोलैप्स होने लगेगा। तो कोलैप्स होना लंग कहलाता है एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस में भी हमने बात करी थी, उसका पहला कारण हमने पढ़ा था इंक्रीज प्लूरल स्पेस। उसके एग्जांपल हमने पढ़े थे आइदर बाय द इफ्यूजन या बाय द न्यूमोथोरैक्स। तो ये खुद न्यूमोथोरैक्स अपना आप में एक अलग डिजीज है जो कि एटिलैक्टेसिस कॉज कर रहा है। एटिलैक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ द लंग। तो दैट मीन्स व्हाट, हम बोले न्यूमोथोरैक्स क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, सिंपली बोलना है एक्यूमुलेशन ऑफ atmospheric air into pleural space result in increase intrapleural pressure causes collapse ऑफ लंग। क्लियर? इसकी डेफिनेशन पे आप गौर करेंगे तो डेफिनेशन में तीन चीजें आपको देखने को मिल रही है। पहली बात, एक्यूमुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, हवा का जमना, हवा का कलेक्ट होना कहां पर, प्लूरल स्पेस में। पहली बात, इस प्लूरा में हवा आके जम जाएगी जो कि नॉर्मली नील होती है, एब्सेंट होती है प्लूरा में। इस कलेक्शन की वजह से दूसरा काम यहां आप देख रहे हैं कि जो प्लूरा का प्रेशर है वो यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से लंग्स पे दबाव पड़ेगा, और फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर लंग्स क्या हो गए हैं, लंग कोलैप्स हो गया है। यूनिलेटरल, दैट मीन्स एक लंग की बात हो रही है। अब कोलैप्स कितना होता है ये डिपेंड करता है कितनी हवा वहां पे भरी हुई है। कम हवा है तो हो सके एक लोब कोलैप्स हो जाए, और हवा ज्यादा है तो हो सके दो लोब हो जाए, बहुत ज्यादा है तो पूरा इंटायर लंग कोलैप्स हो सकता है। तो इट मे बी द कोलैप्सिंग ऑफ ए इंटायर लंग और ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द लंग, दोनों ही बेसिकली कहलाएगा न्यूमोथोरैक्स। हवा कितनी भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली लेवल ऑफ कोलैप्स वहां देखने को मिलेगा, और हम बोलेंगे इट इज एन बेसिकली द न्यूमोथोरैक्स। तो डेफिनेशन वाइज बड़ा सिंपल है समझना। देख लिया हमने कि प्लूरा में जब एटमॉस्फेरिक एयर जमेगी, प्लूरा का प्रेशर बढ़ जाएगा, और परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिलेगा कोलैप्स ऑफ द लंग, या मैं बोलूं सिंपली द एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस का मतलब यही होता है एल्वियोलाई कोलैप्स हो गया, लंग वहां पे कोलैप्स हो गया। क्लियर? बहुत सीरियस कंडीशन है। अगर लंग जो कि बेसिक ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं, अगर वो कोलैप्स हो जाएंगे तो जो भी हमारा मेटाबॉलिक डिमांड ऑक्सीजन का वो अकेला लंग पूरा नहीं कर पाएगा। तो दैट इज सिंपल द न्यूमोथोरैक्स। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं ये न्यूमोथोरैक्स होता क्यों है। हमने देखा कि हवा चली जाती है प्लूरा में, लेकिन ऐसा क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर नॉर्मल चैनल से तो जाती है ट्रेकिया के थ्रू एल्वियोलाई तक, लेकिन एब्नॉर्मल चैनल से वो प्लूरा में पहुंच जाती है। नॉर्मल ऐसा कोई चैनल नहीं होता बाहर से या अंदर से कि हवा प्लूरा में आ जाए। कुछ कारणवश हवा प्लूरा में चली जाती है, और उन्हीं कारणों के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कारण, लेकिन यहां कारण टाइप्स के साथ है। दैट मीन्स यहां मैं बात कर रहा हूं न्यूमोथोरैक्स के अलग अलग प्रकार, और उन प्रकारों के पीछे क्या ईटियोलॉजी है, क्या कारण है। क्लियर? तो यहां मैं दोनों चीजें एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप्स के ऊपर, और ये टाइप्स की ईटियोलॉजी क्या है, कारण क्या, और उसके साथ पैथोफिजियोलॉजी अपना समझ में आ जाएगी। जब मैं ईटियोलॉजी बताऊंगा कारण, तो उस कारण की वजह से हवा कैसे जा रही है उसके साथ पैथोफिजियोलॉजी भी अंडरस्टूड हो जाएगी साथ ही। क्लियर? तो दो चीजें हैं एक साथ। नंबर वन, टाइप्स ईटियोलॉजी। पहला टाइप कहलाता है सिंपल, या इसी को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। सिंपल या स्पॉन्टेनियस। सिंपल मतलब सामान्यतः टाइप का ये न्यूमोथोरैक्स है। ज्यादातर की कंडीशन में हमको कुछ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी करने की जरूरत नहीं होती है, इतना सिंपल है कि हो सके ये अपना आप भी रिकवर हो जाए।
इसके आगे लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाला न्यूमोथोरैक्स। यहां कोई ट्रोमा नहीं लग रहा है, यहां कोई रप्चर नहीं हो रही है स्ट्रक्चर, क्लियर, यहां कोई टीयरिंग नहीं हो रही है, सिंपली कुछ एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, उसकी वजह से वहां पर हम देखते हैं कि हवा चली जाती है लंग्स के थ्रू प्लूरा के अंदर। देखो ऐसा कैसे होता है, यहां पर ये न्यूमोथोरैक्स होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ, बेसिकली यहां रप्चर होने का कोई कारण नहीं होता है, नॉन कारण नहीं है, रप्चर ऑफ ब्लैब ऑफ और ब्लिस्टर ऑन लंग्स सरफेस। कुछ एग्जाम्पल है यहां पर, लाइक टीबी, लाइक सीओपीडी, लाइक लंग कैंसर। क्लियर, देखो इनका मतलब क्या, यह है सामान्य टाइप का न्यूमोथोरैक्स या अपने आप होने वाला न्यूमोथोरैक्स। यहां पर कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ नॉन लंग डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो हमें पता है, उसकी वजह से लंग के सरफेस पे हवा से भरा हुआ ब्लैब या ब्लिस्टर बन जाता है। मैं बोलूं कि ये नॉर्मल लंग का एक सरफेस है, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सम टाइम ड्यू टू दैट डिजीज कंडीशन लंग का ये सरफेस है, इस सरफेस पे इस तरीके से हवा से भरे हुए ब्लिस्टर बन जाते हैं। आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, ये नॉर्मल सरफेस है लंग का, नॉर्मल लंग, लेकिन इन कंडीशंस, इन डिजीज कंडीशन की वजह से कई बार इसके सरफेस पे हवा से भरे छोटे छोटे बुलबुले, बुलबुले दैट मींस ब्लैब या ब्लिस्टर, ब्लिस्टर आपने देखा है, बर में सुना होगा आपने, फफोला हो जाता है ब्लिस्टर। तो इस तरीके से लंग की स्किन पे, लंग की जो कोटिंग है, सरफेस है, उसके ऊपर इस तरीके से ब्लैब या ब्लिस्टर बन जाते हैं, और ये ब्लैब या ब्लिस्टर अपने आप रप्चर हो जाता है, कोई नॉन कॉज नहीं है, नॉन ट्रोमा वहां नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस अपने आप ही ये रप्चर हो जाएगा। और जब ये रप्चर होगा तो आपको पता ही है लंग के बाहर क्या है, प्लूरा है। प्लूरा क्या है, सिंगल सेल के एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, और जब ये रप्चर होता है तो प्लूरा को भी रप्चर करता है, और हवा लंग्स के थ्रू, लंग्स में हवा जा रही है, वो फिर हवा इसी ब्लैब के थ्रू चली जाएगी प्लूरा के अंदर, और धीरे धीरे वेंटिलेशन हम कर ही रहे हैं, हवा ऑटोमेटिकली यहां पर, यहां स्किन के ऊपर यहां पर ब्लैब है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये नॉर्मल लंग है, यहां ब्लैब बन गया। अब ब्लैब जब रप्चर हुआ, फूटा, तो हवा जो हम अंदर ले रहे हैं वो इसी ब्लैब या ब्लिस्टर जो रप्चर हो गया, यहां से सीधी से चली गई प्लूरा के अंदर। धीरे धीरे हवा यहाँ जमती जाएगी, जमती जाएगी, जमती जाएगी, जमती जाएगी, और ये लंग्स पे दबाव डालती रहेगी और लंग हमारा कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है सिंपल और रिस्पॉन्ड। सिंपली क्योंकि सिंपल टाइप का है, ज्यादा कोई लाइफ थ्रेटनिंग यहाँ पर साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलते, और ये स्पॉन्टेनियस ठीक भी हो जाता है, इसके लिए कोई अफेक्टिव मैनेजमेंट करने की भी हमको ऐसा जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको नाम दिया गया सिंपल टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स। क्लियर, तो नाम समझ में आ गया। टाइप न्यूमोथोरैक्स का पहला टाइप मैंने बताया सिंपल या स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी इज एनी ब्लैब और ब्लिस्टर, हवा से भरा हुआ ब्लैब या ब्लिस्टर, ये अपने आप रप्चर हो जाए तब, और ये ब्लैब या ब्लिस्टर इन डिजीजेज में कॉमनली बनता है, तब हम बोलेंगे इस तरीके से हवा प्लूरा में गई, हम बोलेंगे इसने न्यूमोथोरैक्स किया, अपने आप ये रप्चर हुआ, दैट इज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। क्लियर, तो मेरे ख्याल से इजी है, समझ में आया होगा कि ये साधारण टाइप का न्यूमोथोरैक्स है, इसमें कोई ट्रोमा नहीं लग रहा है, अपना आप अंदर से कोई फफूला हवा का फूट रहा है लंग के सरफेस से, और प्लूरा उसी से जुड़ी हुई है विसल, तो उसको भी रप्चर कर रहा है और हवा चली जा रही है डायरेक्ट प्लूरा के अंदर। तो ये है पहला टाइप ऑफ द न्यूमोथोरैक्स, सिंपल। चलो नेक्स्ट दूसरे टाइप पे चलते हैं, वो इंपॉर्टेंट टाइप है और ये अपने आप नहीं होता है, उसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, ये था सिंपल और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, दूसरा आ गया ट्रॉमेटिक। नाम सुन के आपको पता चल गया कि यहां पर हवा प्लूरा में तब जा रही है जब कोई न कोई ट्रोमा हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे लग रहा है, और ऐसी कोई ओपनिंग बन रही है जिससे एटमॉस्फेयर की हवा अंदर जा रही है। इसी के अकॉर्डिंगली ट्रोमा कहां लगा है, चोट कहां लगी है, हवा बाहर से अंदर प्लूरा में आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स फिर दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, दूसरे को बोला जाता है क्लोज
ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। देखो क्या मतलब निकला, यहां तो अपने आप हो रहा था रप्चर, क्यों हो रहा था, अपने आप ही ऐसे से एज हो रही थी, जैसे से हवा भरी थी ब्लैब में वो रप्चर। लेकिन यहां पे प्लूरा रप्चर हो रही है, या मैं बोलूं अंदर से ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर रप्चर हो रही है ड्यू टू ट्रोमा। जब तक चोट नहीं लगेगी, स्ट्रक नहीं करेगी पर्टिकुलर साइट, तब तक पेशेंट के प्लूरा में हवा नहीं जाएगी। अब चोट कहां लगी, हवा यहां बाहर से अंदर जा रही है डायरेक्ट, या हवा इस तरीके लंग्स के अंदर से होते हुए प्लूरा में आ रही है। आप देख रहे हैं दो रास्ते हो सकते हैं प्लूरा में हवा जाने के। एक तो डायरेक्ट ट्रोमा लगे हमारे एक्सटर्नल चेस्ट वॉल पे, डायरेक्ट यहां ट्रोमा लगा, ये प्लूरा रप्चर होगी और यहां से छेद बन गया, सीधी हवा चली गई प्लूरा में। और दूसरा ट्रोमा लग सकता है इंटरनली, अंदर से। अंदर से ट्रोमा कैसे लगता है अभी मैं बताता हूं। जैसे ही अंदर से ट्रोमा लगेगा वो लंग की एल्वेलाई को रप्चर करेगा, विसरल प्लूरा को रप्चर करेगा और हवा आ जाएगी प्लूरा के अंदर। ट्रोमा दोनों तरफ से लग सकता है, बाहर से अंदर से। अगर बाहर से ट्रोमा लगे और फिर हवा बाहर से चली जाए प्लूरा के अंदर, तब उस कंडीशन को बोला जाता है ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। कैसे, मैं बोलूं कि यहां पर एक ब्लंट चेस्ट ट्रोमा हुआ, मैंने इतने जोर से मुक्का मारा कि उसने प्लूरा को रप्चर कर दिया एक्सटर्नली, क्लियर, छेद हो गया उसके अंदर, ट्रिप्स फ्रैक्चर हो गई है, उसने ओपनिंग कर दी प्लूरा में, तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर जाता है, डायरेक्ट हवा यहां से अंदर चली जाएगी। किसी को गोली लग गई, सपोज यहां गन शॉट हो गया, किसी ने चाकू मार दिया यहां पर, या मैं बोलूं कि मैं थोरासाइंटिसिस करने जा रहा था, पानी यहां भरा हुआ था उसको निकालने के लिए, तो पंक्चरिंग ऐसे हो गई कि वहां होल बड़ा बन गया, और होल बनते ही हवा अंदर का नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा और हवा चली जाएगी बाहर से अंदर की तरफ। इन सभी कंडीशन में जो जो अभी मैंने नाम लिए हैं, उन सब में बाहर की तरफ एक चोट जरूर लग रही है, जिसकी वजह से डायरेक्ट हवा एटमॉस्फेयर से जा रही है हमारे प्लूरा के अंदर। दोबारा मैं कुछ आपको इटियोलॉजी बता रहा हूं ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स की। ब्लंट चेस्ट ट्रोमा लगे, गन शॉट गोली लग जाए, नाइफ वुंड चाकू लग जाए, कई बार चाकू की इंजरी होती है तो उससे भी प्लूरा कटता है, चेस्ट कटता है, हवा चली जाती है। थोरासाइंटिसिस जो प्रोसीजर हम करते हैं थेरापेटिक पर्पस के लिए, उसका भी एक कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट में ये हो सकता है। कई बार सब क्लेवियन वेन डाली जाती है, यहां पर सब क्लेवियन वेन में कैथेटर डाला जाता है, तो यहां पर जब हम कैथेटर डालते हैं तो वो भी कई बार इस तरीके से प्लूरा को रप्चर कर देता है और हवा बाहर से चली जाती है अंदर की तरफ। इन सभी एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ट्रोमा लग रहा है बाहर की तरफ से और हवा जाएगी बाहर से अंदर की तरफ। ये एटमॉस्फेरिक एयर है, यहां से डायरेक्ट एक्सटर्नल वॉल पे ओपनिंग बन गई ट्रोमा की और हवा जा रही है अंदर। तो जब बाहर से जा रही है, ओपन साइड से जा रही है, बोलेंगे ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। क्लियर। दूसरा क्लोज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, ट्रोमा यहां भी लगा, चोट यहां भी लगा, लेकिन बाहर की तरफ नहीं लगा। और यहां चोट कहां लगी, अंदर जो इंटरनल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें चोट लगी। अंदर ब्रोंकाई में इंजरी हुआ, ट्रोमा हुआ, ब्रोंकियल्स में ट्रोमा हुआ, या मैं बोलूं एल्वियोलाई में ट्रोमा हुआ, उसकी वजह से अंदर की स्ट्रक्चर रप्चर हो गई, टीयर हो गया और हवा अंदर से आई है प्लूरा के अंदर। बाहर कोई इंजरी नहीं है, अंदर इंजरी हुई। अब अंदर इंजरी कैसे हुई, आप सोच रहे होंगे कि अंदर तो सारी चीजें एकदम ओके, इंजरी कैसे हो गई। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे अंदर इंजरी हो सकती है। कैसे, मैं सपोज ब्रोंकोस्कोपी कर रहा हूं, ब्रोंकोस्कोप डाला, थेरापेटिक पर्पस के लिए कर रहा था, लेकिन मेरी टेक्निक सही नहीं है और ब्रोंकोस्कोप ने आगे जाके ब्रोंकाई टर्मिनल ब्रोंकल्स को रप्चर कर दिया, तो प्लूरा उसी के बाहर है, प्लूरा भी रप्चर हो गया, चली जाएगी हवा वेंटिलेशन के थ्रू प्लूरा के अंदर ना, ब्रोंकोस्कोपी। मुझे बायोप्सी लेना है, कई बार लंग की बायोप्सी लेनी होती है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पर भी निडल बायोप्सी हम कर रहे हैं, निडल ज्यादा चला गया अंदर, पंक्चर होकर दिया उसने प्लूरा ने, तो हवा चली जाएगी अंदर की तरफ। क्लियर। तो यह बैरो ट्रोमा बोलते हैं, एक बैरो मतलब हाई प्रेशर का एक ट्रोमा। जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो गहरे समुद्र में नीचे की तरफ डाइविंग करते हैं, तो हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, तो कई बार हाई प्रेशर एयर वेंटिलेशन की वजह से भी आप देखोगे प्रेशर ज्यादा जा रहा है, तब भी वो एल्वियोलाई को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है। यहां पर बाहर से हवा अंदर नहीं गई है, यहां हवा गई है अंदर से बाहर की तरफ। यहां ये हवा जाने का कारण है इंजरी और रप्चर और टीयर इन इंटरनल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स थी उनमें इंजरी हो गई, आइदर ड्यू टू थेरापेटिक इंटरवेंशन, आइदर ड्यू टू द स्कूबा डाइविंग, और किसी भी वजह से हो सकता है, तब भी
हवा को तो जाना है प्लूरा में, अंदर इंजरी हो गई, सब अंदर से आ गई, ये बाहर की तरफ यहां जम गया, तब मैं बोलूंगा ये बाहर से नहीं है, ये क्लोज न्यूमोथोरैक्स हुआ है, हवा क्लोजली गई है अंदर से बाहर की तरफ। क्लियर? तो ट्रोमा चोट दोनों में लगी है, बाहर से लगे बोलेंगे ओपन ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स, चोट इनसाइड आउट लगे अंदर से लगे, हवा जाए अंदर से प्लूरा की तरफ, हम बोलेंगे क्लोज ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ट्रोमा विल बी ऑलवेज देयर, यहां बिना ट्रोमा के रप्चर हो रहा था, यहां ट्रोमा होगा तो हवा जाएगी प्लूरा में, दैट इज ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स। क्लियर? चलो, ओपन को हम एक्सटर्नल इंजरी के रूप में देखते हैं और इसको हम देखते हैं इंटरनल इंजरी के रूप में, ये ट्रोमा लगा है इनसाइड आउट। क्लियर? चलो, दो टाइप हो गए, तीसरा टाइप पे चलते हैं, इसको कहा जाता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है एग्जाम में। टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? देखो यहां टेंशन, टेंशन का मतलब क्या? तनाव। अब यहां तनाव किस पे? लंग्स के ऊपर, किसकी वजह से? हवा की वजह से। तो वो तो इन सभी न्यूमोथोरैक्स में हो रहा था, इसमें ऐसा क्या है? इसमें ये जो ओपनिंग बन रही थी अंदर या बाहर की तरफ, ये टेंशन बेसिकली ट्रॉमेटिक में ही आता है, इंजरी जब लगती है लंग्स को तब एक टाइप है न्यूमोथोरैक्स का जिसमें टेंशन क्रिएट होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। देखो कैसे, मैं बोलूं टेंशन न्यूमोथोरैक्स, दैट मीन सिंपली ये कि इस प्लूरा में हवा तो जा रही है, लेकिन हवा जा रही है वन वे वॉल्व से। वन वे वॉल्व, वॉल्व है ये जो एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है। एक डायरेक्शन में कैसे? मैं बोलूं यहां एक्सटर्नल चेस्ट इंजरी हुई, ट्रोमा हुआ, और ट्रोमा ऐसे हुआ, आप देख रहे हैं इंजरी हुई, ओपनिंग बनी, लेकिन ओपनिंग ऐसे बनी कि वो ओपनिंग वन वे वाल्व की तरह काम कर रही है। वन वे वाल्व का मतलब क्या? कि जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा हवा यहां से अंदर जाएगी, इंस्पिरेशन के दौरान एयर विल बी ड्रॉन इनटू द प्लूरा, लेकिन जब मरीज एक्सपिरेशन करेगा तो आप देख रहे हैं यह वन वे वॉल्व की तरह ये एक्ट कर रहा है ट्रोमा का ओपनिंग, तो ये हवा दोबारा बाहर नहीं आ पाएगी। नॉर्मली दूसरे न्यूमोथोरैक्स में तो क्या हो रहा था? पेशेंट इंस्पिरेशन कर रहा है, हवा यहां से भी जा रही है, यहां से भी जा रही है, एक्सपिरेशन कर रहा है, हवा इस ट्रोमा से भी बाहर आ रही है, वहां से भी बाहर आ रही है। कोई बात, यहां पे एक दिक्कत हो गई कि हवा हर एक इंस्पिरेशन के साथ इंटर तो करेगी, लेकिन एक्सपिरेशन के दौरान ये दोबारा बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि वो जो ओपनिंग है वो वन वे वाल्व की तरह काम कर रही है, एक ऐसा वाल्व जो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है? बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर ये हवा को आने नहीं देता है। तब मुझे बताओ क्या होगा? हर एक ब्रीथ के साथ, हर एक ब्रीथ मरीज जो लेगा उसके साथ अंदर हवा जमती जाएगी या नहीं जमती जाएगी? जमती जाएगी। हवा जमती जाएगी तो हवा के दौरान प्रेशर बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? बढ़ता। तो वही बात है टेंशन न्यूमोथोरैक्स कि हवा हर एक ब्रीथ के साथ जब बढ़ेगी तो अंदर का तनाव भी बढ़ता जाएगा, और इसी तरह के न्यूमोथोरैक्स को कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। हर एक ब्रीथ, कंटिन्यूस ब्रीथ जो लेगा उसमें हवा बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहां पे हो रही है, हवा बाहर आ रही नहीं है, प्रोग्रेसिवली लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं। तो ये बहुत एक सीरियस टाइप का न्यूमोथोरैक्स है, बोला जाता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्लियर? मैनेजमेंट की आगे बात करूंगा, लेकिन क्वेश्चन वाइज अभी बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में इमीडिएटली क्या करेंगे? थोरासेंटेसिस करना है, 16 गॉज का एक नीडल लेना है, ट्रिपल वॉल होता है उसके ऊपर, ट्रिपल वे वॉल, आपने आईवी कैनुला देखा होगा, 3 वे वाला, ऐसा ही एक नीडल होता है, उसको डालेंगे, हवा बाहर निकालेंगे, क्योंकि हर एक ब्रीथ के साथ अंदर जा रही है हवा। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में इमीडिएट थोरासेंटेसिस किया जाता है, जिससे पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। क्लियर? फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आगे हम बात करेंगे। क्लियर? तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स की डेफिनेशन क्लियर है आपको? क्या डेफिनेशन है? हवा यहां जम रही है, एक्युमुलेशन ऑफ एयर in such a manner that the air enter in inspiration but do not escape, do not lung during expiration. Hence the pressure increases with each breath, causes tension pneumothorax.
अब बात यह कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता क्यों है, वो तो मैंने बता दिया कि वन वे वॉल यहां बन रहा है, लेकिन ये वन वे वॉल बनता क्यों है, डिपेंड करता है इंजरी के ऊपर। क्लियर। इट मे बी लेसरेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स कई बार इस तरीके से लेसरेटेड होते हैं, वुंडेड होते हैं कि वन वे वॉल वहां अपने आप बन जाता है। कई बार ट्रोमा हमारा इस तरीके से लगता है कि आगे से कोई तिकोनी चीज है, पीछे से बड़ा अच्छा चीज है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एंगुलर ट्रोमा लगेगा, तो इस तरीके से लगा तो ये वन वे वॉल बन गया। क्लियर। तो ये है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। कई बार ये एक तरह का मैकेनिकल वेंटिलेशन जब हम देते, टेंशन न्यूमोथोरैक्स होने का एक कारण मैकेनिकल वेंटिलेटर भी है। और मैकेनिकल वेंटिलेटर में कौन से टाइप का वेंटिलेशन हम दे रहे हैं, पैप वेंटिलेशन बोल रहे हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन। मरीज जब एक्सपिरेशन करेगा तब भी, आफ्टर एक्सपिरेशन भी हवा हमेशा एल्विलाई में रहेगी तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा कई बार लोगों में, और जब एल्विलाई में प्रेशर बढ़ेगा तो हवा जो वेंटिलेशन से हम दे रहे हैं वो आ जाएगी उसके प्लूरा के अंदर, क्योंकि हम एल्विलाई को खाली नहीं होने दे रहे हैं। ये हम थेरापेटिक पर्पस के लिए काम में ले रहे हैं, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि लगातार एल्विलाई में हवा जाती जा रही है पॉजिटिव प्रेशर के साथ, एस्केप हो नहीं रही है, आ नहीं रही है वापस, तो वो फिर प्लूरा के अंदर भी जा सकती है। तो ये याद रखना आपको, मैकेनिकल वेंटिलेटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें एक टाइप ये मैंने लिखा है पैप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन, पैप वेंटिलेशन, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन। क्लियर। तो ट्रोमा ये वाला जो मैंने बताया, ये वन वे वॉल की तरह काम करता है। ये वॉल दोनों तरफ बन सकता है, अंदर भी बन सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रोमा की वजह से, बाहर भी बन सकता है, और एक तरीके से ये वेंटिलेशन हम दे रहे हैं पैप वेंटिलेशन, इसकी वजह से भी इस तरह का न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। हम बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्लियर। तो हालांकि ये नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूं। सिंपल या स्पॉन्टेनियस साधारण टाइप का या अपना आप होने वाला न्यूमोथोरैक्स, इसमें लंग्स के सरफेस पे हवा से भरा हुआ ब्लैब या ब्लिस्टर रप्चर हो जाता है अपना आप, और फिर हवा जमने लग जाती है, प्लूरा में बोला जाता है सिंपल या स्पॉन्टेनियस। टीबी के मरीजों में, सीओपीडी का हमने देखा है, बुला वहां बन जाता है, एयरफील्ड बुला, वो रप्चर हो जाते हैं। लंग कैंसर में इस तरह का न्यूमोथोरैक्स देखने को मिलता है। दूसरा है ट्रोमा, चोट लगेगी, प्लूरा रप्चर होगा, तब हवा जाएगी। चोट बाहर से लग रही है एक्सटर्नली, ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। चोट अंदर से लग रही है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को, हम बोलेंगे क्लोज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ट्रोमा के अलावा ये नेचर है अलग टाइप का, इसको बोल रहे हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। हर एक ब्रीथ के साथ अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेंशन क्रिएट होती जाएगी, लंग प्रोग्रेसिवली कोलैप्स होते जाएंगे, बोला जाता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो ये बाहर से एक्सटर्नल चेस्ट ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, लेसरेशन ऑफ लंग टिश्यू की वजह से भी हो सकता है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर वेंटिलेशन के साथ भी हो सकता है। क्लियर। तो ये है 3 टाइप, कारण भी हमने देख लिए, और साथ में पैथोफिजियोलॉजी तो देखा ही है कि किस तरीके से यहां वॉल बन रहा है या किस तरीके से ट्रोमा लग रहा है कि हवा अपने आप अंदर जा रही है। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से, और वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट मीन्स साइन एंड सिम्टम्स की यहां मैं बात करूंगा। बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बना देते हैं साइन एंड सिम्टम्स समझने के लिए। ट्रेकिया है, यह है प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस। ये हमने लंग बना दिया इस तरफ, लेकिन लंग ये छोटा बना है क्योंकि इस तरफ है न्यूमोथोरैक्स, राइट न्यूमोथोरैक्स। बाहर प्लूरा है, लंग से चिपका हुआ विसरल प्लूरा, और लंग के बाहर है पैराइटल प्लूरा। क्लियर। और यहाँ पे हवा जमी हुई है, इसकी वजह से लंग्स ये छोटे हो गए हैं, हम बोल रहे हैं इसको राइट न्यूमोथोरैक्स। क्लियर। चलो देखो वन बाय वन बात करते हैं सिस्टमेटिकली। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, कई बार क्वेश्चन आ चुके। पहला absent of lung sound on a affected site। क्लियर। चलो देखो,
डायग्राम जो हमने बनाया है वो राइट न्यूमोथोरैक्स का है या लेफ्ट का है, देखने से पता चल गया। राइट लंग छोटा हो गया हवा जमने की वजह से, राइट न्यूमोथोरैक्स। तो मैं एग्जांपल राइट न्यूमोथोरैक्स के हिसाब से आपको साइन एंड सिम्टम्स बता रहा हूं। क्लियर? हमने पहला सिम्टम लिखा है अब्सेंट ऑफ लंग्स साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड साइड दोनों तरफ में से किस तरफ है, राइट या लेफ्ट? राइट। चूंकि लंग्स यहां कोलैप्स हो गए हैं, डिपेंड ऑन द कोलैप्सिंग द लंग साउंड मे बी absent और मे बी डिमिनिश्ड, बहुत दबा हुआ, बहुत कम। आप देख रहे हैं लंग साउंड तब आते हैं जब वेंटिलेशन होता है, हवा अंदर जाती है, पुश एंड बैक, तो हवा का साउंड आता है। चूंकि यहां कोलैप्स हो गया है लंग, अगर मैं यहां ऑस्कल्टेशन करूंगा एंटीरियरली पोस्टीरियर, यहां लंग साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। क्लियर? क्वेश्चन ये इस पे कंफ्यूज कर देता, अफेक्टेड साइड अनअफेक्टेड साइड। तो हमको बताना है लंग साउंड किस तरफ नहीं आएगा, जहां वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। राइट न्यूमोथोरैक्स में किस तरफ नहीं हो रहा है, राइट साइड। मैं बोलूंगा राइट लंग में लंग साउंड बिल्कुल ही नहीं आएगी। क्लियर? द अब्सेंस ऑफ लंग साउंड ऑन द अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड में राइट साइड, राइट एग्जांपल। अगर लेफ्ट होता तो मैं यहां लिखता लेफ्ट साइड। क्लियर? तो अफेक्टेड में दोनों ही टर्म आ गई है। दूसरा, हाइपर रेजोनेंस ऑन अफेक्टेड साइड। अफेक्टेड मतलब राइट साइड में ही ऑस्कल्टेशन के साथ जब परकशन आप करेंगे, ये तो ऑस्कल्टेशन में बता कर लिया, आवाज नहीं आ रही। जब परकशन करेंगे उस साइड में, आप टैपिंग करेंगे यहां पे, तो आपको परकशन टोन सुनाई देगा। और यहां जो परकशन टोन आएगा वो 5 टाइप में से कौन से टाइप का आएगा, हाइपर रेजोनेंस। परकशन टोन 5 टाइप के होते हैं, टिम्पेनिक टोन, रेजोनेंस टोन, हाइपर रेजोनेंस टोन, डल टोन, फ्लैट टोन। तो जब हवा बहुत ज्यादा भरी होती है, हाइपर इन्फ्लेशन जहां भी होता है, तो वहां आप टैपिंग करेंगे तो तेज, लाउड, प्रोपागेटिंग, वाइब्रेटिंग साउंड आता है, उसको बोला जाता है हाइपर रेजोनेंस। क्वेश्चन आता है कि न्यूमोथोरैक्स, राइट न्यूमोथोरैक्स में हाइपर रेजोनेंस कौन सी साइड मिलेगा, तो राइट न्यूमोथोरैक्स में राइट साइड में मिलेगा, लेफ्ट न्यूमोथोरैक्स में कहां मिलेगा, लेफ्ट साइड। तो क्या हुआ, यहां तो परकशन आप करेंगे तो तेज साउंड आएगा, और यहां करेंगे तो नॉर्मल लंग्स में कैसी आवाज आएगी, रेजोनेंस। यहां कैसी आ रही है, हाइपर रेजोनेंस। तीसरा, असिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या, हवा जब यहां से जाएगी, ये लंग्स आपका कोलैप्स है, तो बताओ चेस्ट क्या बायलेटरली इन्फ्लेट होगा, नहीं होगा। राइट न्यूमोथोरैक्स है, लंग्स दबा हुआ है, तो हवा की वजह से ये नहीं फूलेगा, नहीं फूलेगा तो ये ज्यादा फूलेगा। तो चेस्ट का जो राइज जो सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल वेंटिलेशन में, वो यहां असिमेट्रिकल हो जाएगा। दोनों समरूप से चेस्ट फूलेंगे नहीं, इस तरफ कम लंग फूलेगा, इस तरफ देखोगे ज्यादा वेंटिलेशन की वजह से फूलेगा, क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फूलेगा ये कम। हमने बोला जिस तरफ अफेक्शन है, जिस तरफ अफेक्टेड प्रॉब्लम है, वहां पर आपको जो चेस्ट एक्सपेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम। यहां पे चेस्ट पूरा फूलेगा, यहां चेस्ट कम फूलेगा, आपको असिमेट्री दिखेगी, कम कहां फूलेगा, वापस लिख दिया अफेक्टेड साइड। क्वेश्चन आता है कौन सी साइड चेस्ट एक्सपेंशन कम मिलेगा, या अफेक्टेड। याद रखें, अफेक्टेड अनअफेक्टेड ऑप्शंस में आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अफेक्टेड की ही बात अभी तक मैंने तीनों में करी है, अफेक्टेड साइड की। तो यहां पर चेस्ट का प्रसार समरूप नहीं होता है, असमरूप तरीके से चेस्ट फूलता है राइट न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट में। ट्रेकियल शिफ्टिंग टुवर्ड्स अनअफेक्टेड। ये पहली बार वर्ड यहां अनअफेक्टेड आया है, अभी तक सब जगह अफेक्टेड आ रहा था। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका लक्षण है, ट्रेकियल शिफ्टिंग टुवर्ड अनअफेक्टेड साइड। देखो क्या होता है, ये ट्रेकिया नॉर्मल है, लेकिन न्यूमोथोरैक्स के केस में ये ट्रेकिया आपको ऐसे देखने को मिलेगा।
देख रहे होंगे आप, ट्रेकिया थोड़ा सा कर्व्ड हो गया है, शिफ्ट हो गया है, मुड़ गया है, टेढ़ा हो गया है। किस तरफ? राइट या लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में चला गया। मतलब किस तरफ? अफेक्टेड साइड गया, नॉन अफेक्टेड, अनअफेक्टेड साइड। यहां पर क्या हुआ एक्चुअली, जब यहां हवा भरी तो हवा की वजह से हवा ने लंग को कंप्रेस किया और लंग ने यहाँ पे ये कैरिना है इसको कंप्रेस किया, और इसको दबाने की वजह से ट्रेकिया जो सीधा होता है वो ट्रेकिया यहाँ से अंदर चला गया, कर्व्ड हो गया, शिफ्ट हो गया टुवर्ड द मिड लाइन टू द लेटरल साइड। और लेटरल भी किस तरफ गया है? ये लेफ्ट साइड। मतलब अफेक्टेड न्यूमोथोरैक्स लेफ्ट साइड में था या राइट साइड में था? राइट में था। गया किस तरफ है? ये लेफ्ट, अपोजिट है। अनअफेक्टेड साइड ट्रेकिया की क्या हो गई है? शिफ्टिंग। कई बार आ चुका है ये, और ये एक्सरे में भी हमको देखने को मिलेगा, और इससे ही पता चल जाएगा कि किस तरफ का न्यूमोथोरैक्स है। आपको ट्रेकिया इस तरीके से कर्व्ड मिलेगा तो राइट या लेफ्ट में उसके अकॉर्डिंगली आप डायग्नोस कर पाएंगे कि राइट न्यूमोथोरैक्स है या लेफ्ट न्यूमोथोरैक्स। क्लियर? तो ट्रेकिया की शिफ्टिंग हो रही है। पहली बार यहां वर्ड मैंने लिखा है अनअफेक्टेड साइड, बाकी सारे सिम्टम अफेक्टेड साइड थे, ये अपोजिट जा रहा है उस तरफ, इसलिए हमने लिख दिया अनअफेक्टेड साइड। क्लियर? मरीज को सांस लेने में यहां दिक्कत होगी। आप देख पा रहे होंगे क्यों दिक्कत हो रही है। लंग एक साइड का पूरा कोलैप्स हो गया, बंद हो गया, हवा उस तरफ जाएगी नहीं, तो हवा रेस्टेंट फील करेगी, प्रतिरोधक लंग्स में फील होगा, और हवा नॉर्मली अंदर नहीं जाएगी क्योंकि एक तरफ रास्ता बंद हो गया, कंप्रेस हो गया, तो पर्सन विल गेट मोर डिफिकल्ट ब्रीथ, और उसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं पेशेंट को क्या होगा? यहाँ पर डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। जब भी डिस्निया होता है ऐसा ऑक्सीजन मिलता नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तब बॉडी कंपनसेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि कम ऑक्सीजन को उसको पहुंचाना है तुरंत ज्यादातर सेल्स के पास, टिश्यू के पास। तो हार्ट अपनी रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो हार्ट रेट, टेकिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, मोर देन 100 बीट इन ए मिनट, 100 से ज्यादा बीट हार्ट कर रहा है एक मिनट में, हम बोलेंगे टेकिकार्डिया। हाइपोटेंशन, यहां पर आप ब्लड प्रेशर देखेंगे पेशेंट का, तो ब्लड प्रेशर विल बी रिड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, यहां पर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब ब्लड प्रेशर कैसे रिड्यूस हो गया? ऐसा क्या हो गया हार्ट से संबंधित कि ब्लड प्रेशर यहां पे कम हो गया? यहां पर है हार्ट, क्लियर? यहां से एओर्टा निकलता है और यहां से सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा आ रही है, ऊपर से या नीचे से। देखो क्या हुआ, जब राइट न्यूमोथोरैक्स की बात हो रही हो या लेफ्ट की बात हो रही हो, तो वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो ऐसे सीधे होते हैं, जो हार्ट के राइट एट्रिया में ब्लड को लेके आते हैं, अब ड्यू टू द एयर एक्यूमुलेशन ये हार्ट शिफ्ट होगा, सीधा चैनल होता है ब्लड को हार्ट में लाने का, चाहे सुपीरियर वेना केवा हो चाहे इंफीरियर, ये थोड़े से कर्व्ड हो जाएंगे क्योंकि हार्ट शिफ्ट हुआ इस तरफ। तो नॉर्मली ऐसे सुपीरियर वेना केवा आ रहा था, अब ये कर्व्ड हो गया, ऐसे इंफीरियर वेना केवा आ रहा था, ये भी ऐसे कर्व्ड हो गया। और जब आप देख रहे हैं कि चैनल मुड़ता है, चैनल जब कर्व होता है तो ब्लड के फ्लो में बाधा पहुंचती है, ब्लड जिस ऑप्टिमम फ्लो के साथ जा रहा होता है वैसे नहीं जा पाएगा, और जब कम ब्लड हार्ट में आएगा, कम ही लंग्स में जाएगा, कम ही हार्ट में दोबारा आएगा, और वही एओर्टा के थ्रू जाएगा। तो आर्टरी में जब इसको नापा जाएगा तो हार्ट के अंदर से जो ब्लड प्रेशर आपको मिलेगा ओवरऑल आर्टरी का, वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्लियर? तो दोबारा बता दूं ऐसा क्यों हो रहा है। ये हो रहा है ड्यू टू द डेविएशन और ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ मीडिया स्टाइनम। हम बात कर रहे हैं न्यूमोथोरैक्स की, हवा की वजह से हार्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, सुपीरियर वेना के बाद जो सीधे आ रहे होते हैं हार्ट में ब्लड को लेके, वो इस तरीके से अब टेढ़े हो गए, कर्व्ड हो गए, क्योंकि यहां से दबाव पड़ रहा है। क्लियर? और जैसे ही रास्ता इस तरीके से कर्व्ड हुआ, कम ब्लड पहुंचेगा हार्ट के थ्रू, और हार्ट के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन कम होगा, ब्लड वापस हार्ट में आएगा, और जब जाएगा आर्टरी के थ्रू, आप बीपी चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन हम बोल रहे हैं इसको, हाइपोटेंशन पेशेंट को हो जाएगा। मैंने लिखा है रिड्यूस ब्लड प्रेशर। मीडिया स्टाइनम फ्लटर, मीडिया स्टाइनम फ्लटर
या इसी को मीडियास्टाइनम स्विंग भी कहते हैं। देखो एक नया टर्म आ गया हमारे सामने, मीडियास्टाइनम फ्लटर, मीडियास्टाइनम फ्लटर या मीडियास्टाइनम स्विंग। क्लियर? देखो इसका मतलब क्या, मीडियास्टाइनम का मतलब समझ में आ गया होगा, द मिडल स्पेस बिलो द स्टर्नम, जहां पर हार्ट रहता है, हार्ट की ग्रेट वेसल्स रहती हैं। जब न्यूमोथोरैक्स होता है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हार्ट भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है। यहां पर ये पर्टिकुलरली केस आपको ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स में देखने को मिलेगा। ये सिम्टम पर्टिकुलरली किस में देखने को मिलेगा, एक कंडीशन ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, बाकी तो सारे सब में मिलेंगे, ये वाली कंडीशन ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स में मिलेगी। इसमें क्या होगा, मैंने बोला कि राइट न्यूमोथोरैक्स है, तो जैसे ही मैं इंस्पिरेशन करूंगा हवा यहां से जाएगी, ये लंग्स और इसकी स्ट्रक्चर चली जाएगी इस तरफ। जैसे ही ब्रीथ आउट करूंगा ये स्ट्रक्चर वापस आएगी इस तरफ। जैसे ही हवा अंदर गई हार्ट इस तरफ गया, जैसे ही हवा बाहर आई हार्ट अपनी वापस पोजीशन में आया। तो आप देखेंगे कि हर एक ब्रीथ इन और आउट के साथ ये जो मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स हैं ये मूव करती है, मूव करेगी। मूव वैसे ही करेगी जैसे पेंडुलम स्विंग करता है। पेंडुलम देखा है आपने, इस तरीके से पेंडुलम मूव करता है, स्विंग करता है। अब यहां है हार्ट, यहां न्यूमोथोरैक्स है, हवा अंदर गई हार्ट इस तरफ आया, हवा जब गई हार्ट वापस यहां आ गया, फिर गया फिर आया। क्लियर? तो एक तरीके से ये हार्ट और इससे रिलेटेड जो ग्रेट वेसल्स हैं वो रिलेटिवली अपनी पोजीशन चेंज करते हैं इन केस ऑफ ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये अनअफेक्टेड साइड जाएगा, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये दोबारा रिपोजिशन हो जाएगा, या मैं बोलूंगा अफेक्टेड साइड आएगा। देख रहे हैं आप डायग्राम में, इस तरफ से हवा गई, हवा धक्का लगाएगी हार्ट को इस लेफ्ट साइड में आने के लिए। जैसे ही हवा बाहर गई ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये हार्ट दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि यहां हवा जाएगी ये वापस धक्का लगाएगी, इसको ये यहां लेके आएगी। इसको बोलते हैं फ्लटरिंग, सडन मूवमेंट। क्लियर? दैट इज स्विंगिंग, स्विंग होना, पेंडुलम की तरह मूव करना मीडियास्टाइनम स्ट्रक्चर का, जिसमें हार्ट आता है साथ ही ग्रेट वेसल्स आती हैं। क्लियर? तो यहां स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा है, मीडियास्टाइनम लिखा हुआ है, मीडियास्टाइनम फ्लटर या स्विंग। दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ हार्ट एज वेल एज ग्रेट वेसल्स दैट आर लोकेटेड इन द मीडियास्टाइनम विथ ईच ब्रेथ। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन दे ऑल मूव टुवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड and during expiration they moves toward the affected side. नेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूं 8 के बाद 9th नंबर, साइनोसिस। ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है मरीज को, पूरी नहीं मिल रही। हाइपोक्सेमिया यहां पर होगा, और जैसे ही हाइपोक्सेमिया होगा पेशेंट को हाइपोक्सिया होना है वहां पर, और उसकी वजह से स्किन का कलर नीला पड़ जाएगा, लिप्स का स्किन का कलर नीला पड़ जाना, ब्लूइश स्किन डिस्कलरेशन हो जाना ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू कॉल्ड द साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस यहां हो रहा है, तो दैट इज ए सिम्टम इन ए न्यूमोथोरैक्स। क्लियर? तो ये सारे सिम्टम्स हैं, दोबारा मैं बता दूं वन बाय वन, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। बस थोड़ा सा कंफ्यूज वो कर देते हैं अफेक्टेड अनअफेक्टेड साइड, लेकिन डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आप दे पाएंगे। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स। एज एन एग्जाम्पल सिम्टम कॉमन लिखें लेकिन राइट हमने समझने के लिए, अब्सेंट ऑफ लंग साउंड ऑन अफेक्टेड साइड। राइट न्यूमोथोरैक्स में राइट अफेक्टेड साइड ही होगा, इस तरफ लंग साउंड अब्सेंट आएगी, ऑस्कल्टेशन से ये पता करना पड़ेगा। इस तरफ परकशन करेंगे तो परकशन नोट आपको हाइपर रेजोनेंस मिलेगा, इस तरफ का मतलब अफेक्टेड साइड। असिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन, दोनों तरफ का चेस्ट एक साथ नहीं फूलेगा इक्वली। हम देखेंगे कि जिस तरफ न्यूमोथोरैक्स है वहां कम एक्सपेंशन होगा, अपोजिट साइड में ज्यादा एक्सपेंशन होगा। ट्रेकियल शिफ्टिंग, ट्रेकिया आप देखोगे ड्यू टू द न्यूमोथोरैक्स जाएगी ट्रेकिया की, दैट इज द ट्रेकियल शिफ्टिंग। क्वेश्चन आता है किस तरफ, बोलना है अनअफेक्टेड साइड। इस तरफ आया, इस तरफ अनअफेक्टेड है, उस तरफ अफेक्टेड है। सांस लेने में यहां दिक्कत होगी मरीज को, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी,
पेशेंट का ब्लड प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इसलिए कम क्योंकि ये जो सुपीरियर इंफीरियर वेना के बाद जो सीधे आते हैं हार्ट की तरफ, ये थोड़े से टेढ़े ऐसे कर्व्ड हो जाएंगे। कर्व्ड होंगे तो ब्लड रिलेटिवली कम जाएगा हार्ट में, और कम जाएगा तो कम ही वापस आर्टरी में आएगा, और वही ब्लड प्रेशर जब मेजर करेंगे तो कम मिलेगा आपको। और मीडिया स्टर्नम फ्लटर यहाँ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ ओपन ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स में देखने को मिलेगा। जब भी पर्सन ब्रीथ इन करेगा हार्ट जाएगा अनअफेक्टेड साइड, जब भी ब्रीथ आउट करेगा वापस आएगा ये नॉर्मल साइड, मतलब अफेक्टेड साइड। क्लियर। साइनोसिस यहाँ लिखा हुआ है, पेशेंट में स्किन का कलर नीला पड़ जाएगा ड्यू टू हाइपोक्सिया कंडीशन। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको वन बाय वन सभी। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। न्यूमोथोरैक्स का कोई पेशेंट है हमारे पास, क्या कुछ स्पेसिफिक मैनेजमेंट उसके लिए हम करेंगे। क्लियर। बात नेक्स्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट की। सबसे पहली बात कि हमको देखना है टाइप या ईटियोलॉजी क्या है न्यूमोथोरैक्स की। अगर मैं बात करूं सिंपल न्यूमोथोरैक्स की, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की, इसमें ज़्यादातर कंडीशन में जहां अननोन कॉज है हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नॉन डिजीज कंडीशन भी है लंग्स की, उनका आप मैनेजमेंट करोगे, लाइक टीबी, लाइक सीओपीडी, क्लियर, कैंसर। तो ऐसे धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो थी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की वो सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी रप्चर बहुत स्मॉल होता है और वो अपना आप हील अप हो जाता है इन केस ऑफ सिंपल और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। क्लियर। तो सिंपल में तो अपना आप हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। लेकिन बात अगर ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स की है तो ट्रॉमा की जो साइट है उसको हमको क्लोज करना पड़ेगा, और साथ में जो कारण है उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैं बोलूँ फ्रैक्चर रिब है, रिब फ्रैक्चर होगी, उसने प्लूरा को रप्चर कर दिया, तो रिब जो फ्रैक्चर रिब है उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। गन शॉट है तो जो रिमूव करना पड़ेगा आपको, जो शॉट लगा है गोली का गन के थ्रू वो हटाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये दैट मीन्स पॉजिटिव मैनेजमेंट। कारण क्या है, पहले उस कारण को हटाना पड़ेगा ताकि जो प्रोग्रेसिवली हवा जा रही है उसकी एंट्री को एक बार रोका जाए। जब हवा बाहर से अंदर जाना रुक जाएगी तो अंदर की जो हवा है उसको फिर हम इजीली बाहर निकाल पाएंगे। और हवा बाहर निकालने के लिए दो प्रोसीजर होते हैं हमारे पास, एक को बोला जाता है थोरासेंटेसिस और दूसरे को बोला जाता है हम क्लोज चेस्ट ड्रेनेज वहां पर लगाते हैं। क्लियर। तो अभी मैंने जनरल बात बताई है मैनेजमेंट में। पहली बात कि सिंपल या स्पॉन्टेनियस अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स में ट्रोमा की साइट जो है उसको क्लोज करना होता है, कारण को हटाना होता है। और तीसरा हमने बोला टेंशन न्यूमोथोरैक्स, तो टेंशन जैसे क्रिएट होता है तो तुरंत नीडल डाल के पंक्चर करते हुए चीज़ों को हमको बाहर निकालना होता है। क्लियर। ये जनरल मैनेजमेंट की बातें मैंने बताई। दोबारा सिस्टमेटिक वे में बात करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर सिंपल की तो बात करनी नहीं कि अपना आप ठीक हो रहा है, ट्रॉमेटिक की हम बात कर रहे हैं। जहां ट्रोमा लगा, जहां चोट लगी, जहां से हवा अंदर जा रही है वहां पर नॉन पोरस या इसी को कहा जाता है ऑक्लूसिव ड्रेसिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर। देखो क्या मतलब निकला। मैंने बोला यहां गन शॉट लगा या नाइफ लगा, क्लियर, या जो भी पंक्चर साइट नोन है, मुझे यहां पर टाइट पैकिंग करते हुए ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये एंट्री पॉइंट बंद नहीं होगा तब तक हवा अंदर जाना रुकेगी नहीं। तो सबसे पहले नॉन पोरस ड्रेसिंग। नॉन पोरस का मतलब क्या, ड्रेसिंग करनी है, पट्टी करनी है वहां पे, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई छेद हम नहीं छोड़े, कोई पोर नहीं छोड़े। बात वही है, अगर सपोज कोई पोर हल्का सा छूट गया तो हवा यहां से अंदर जाती जाएगी, आपका न्यूमोथोरैक्स यहाँ सही नहीं होगा। आगे जो हम करने वाले, एक तरफ से आप पंक्चर करके निकालोगे, दूसरी तरफ से जाता जाएगा। सबसे पहला कंडीशन कि तुरंत वो जो पंक्चर साइट है उसको हम क्लोज करें, और क्लोज ऐसी ड्रेसिंग लगा के करें कि वहां पे कोई पोर या कोई छेद नहीं बचे जिससे हवा वहां इंटर कर सके। इसी का दूसरा नाम है ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। ऑक्लूजन कॉज कर ले। ऑक्लूजन का मतलब क्या, एकदम रास्ता बंद कर दे बाहर से एटमॉस्फेरिक हवा का जाने का। जब रास्ता बंद होगा तो बाहर से हवा अंदर नहीं जाएगी। तो एट द साइट ऑफ पंक्चर
In case of particularly the external trauma, open trauma, we have to apply non-porous और occlusive pressurized dressing over that particular site. ये सबसे पहला काम हमको इनिशियली मेनली करना है. दूसरा, ऑक्सीजन तो यहां देनी ही देनी है क्योंकि लंग कोलैप्स हो गए पूरे के पूरे. एटिलैक्टेसिस में जो भी मैनेजमेंट बताया था वो सारे काम हमको करना ही करना है. फाउलर पोजीशन यहां देनी है मरीज को. क्लियर. थोरासेंटेसिस, अब ये है मेन मैनेजमेंट. बीमारी का इलाज ये है, थोरासेंटेसिस करना है हमको. हवा जो चली गई अपना आप तो बाहर आएगी नहीं, हमको उस हवा को बाहर निकालना है. और वो तरीका हमने पहले डिस्कस किया था कि हवा या पानी बाहर निकालना है प्लूरा में जिसकी मात्रा रिलेटिवली कम है, तो सिंपल एक नीडल लिया जाएगा 16 गॉज का 3-वे वाल्व के साथ, और इस प्लूरा को पंक्चर करते हुए यहाँ की हवा को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे. हवा को बाहर निकालना है. पंक्चर कर दिया, हवा बाहर निकल गई. धीरे धीरे जैसे ही हवा बाहर निकली, लंग में एक्सपेंसिबिलिटी होती है, इलास्टिक टिश्यू होते हैं, लंग्स दोबारा धीरे धीरे फूलने लगेंगे, प्लूरा वापस अपनी नॉर्मल यहां पे करेक्ट हो गया. क्लियर. थोरासेंटेसिस, यहां पर थोरासेंटेसिस हमको सिंपली करना है. नीडल का साइज भी याद रखना है, 16 गॉज. गॉज क्या होता है, इंटरनल डायमीटर होता है. ये लंबाई की बात नहीं हो रही है, ये है इंटरनल डायमीटर की बात. गॉज नंबर जितना ज्यादा होता जाएगा, इंटरनल डायमीटर उतना ही कम होता जाता है. तो रिलेटिवली ये ज्यादा बड़ा इंटरनल डायमीटर का एक नीडल है, ज्यादा बोर्ड साइज है, लार्जर. क्लियर. 16 से नीचे जाएंगे तो इंटरनल डायमीटर कम होगा. 16 अपने आप में बड़ा डायमीटर है ताकि फ्लूइड इजीली वहां से एयर जो है इजीली बाहर निकल जाए. क्लियर. थोरासेंटेसिस, सिंपली पंक्चरिंग ऑफ प्लूरा टू एस्केप एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरा. यहां सिर्फ हवा ही जम रही है तो हम यहां क्या निकालेंगे, हवा. टेंशन न्यूमोथोरेक्स में सबसे पहले प्रीमिलरली हमको क्या करना पड़ेगा, थोरासेंटेसिस ही करना पड़ेगा. क्लियर. चलो नेक्स्ट, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज हमको लगाना होता है. इसी को कहा जाता है वाटर सील ड्रेनेज. इसी को इंटरकॉस्टल ड्रेनेज भी कहते हैं, ICD. तीनों का मतलब एक ही है. क्लियर. चलो देखो ये क्या है. जब हवा बहुत ज्यादा प्लूरा में है तो आप ज्यादा बार बार रिपीटेटिवली पंक्चर नहीं कर सकते. क्लियर. ज्यादा हवा एक साथ निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उससे हार्ट की पोजीशन सडन शिफ्ट होती है. मैं बोलूँ ज्यादा हवा एक साथ निकाल दिया तो हार्ट तुरंत अपनी रिपोजिशन में आएगा और जिसकी वजह से सर्कुलेटरी फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. उस केस में आपको यहां पे इस प्लूरा में, क्लियर, इस प्लूरा में एक चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ेगी. चेस्ट कैथेटर भी बोलते हैं या चेस्ट ट्यूब. और इस ट्यूब को एक एपरेटस के साथ जोड़ना होता है, एक एपरेटस के साथ, और उस एपरेटस का नाम है वाटर सील ड्रेनेज. क्लियर. वाटर सील ड्रेनेज. इसमें 3 बोटल्स होती हैं अलग अलग, लेकिन आजकल रेडीमेड कैनिस्टर भी आते हैं. एक ही मशीन में 3 चैम्बर. तो ये समझे हम 3 बोतल हैं. पहली वाली बोतल को हम बोलते हैं सक्शन कंट्रोल बोतल, जिसमें चेस्ट ट्यूब आती है. ये है सक्शन कंट्रोल बोतल. ये अलग टॉपिक है, डिटेल में FIN के अंदर आता है ये. क्लियर. लेकिन यहां मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आते हैं वाटर सील ड्रेनेज के संदर्भ में, उनके क्या आंसर होते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट मैं यहां बता रहा हूं. क्लियर. तो वाटर सील ड्रेनेज पहली बात क्यों काम में लिया जाता है, प्लूरा को ड्रेन करने के लिए. यहाँ हवा या पानी है उसको निकालने के लिए. तो चूंकि यहाँ न्यूमोथोरेक्स में हवा भरी है तो हवा को निकालने के लिए. इसमें 3 बोतल होती है. पहली बोतल को बोला जाता है सक्शन कंट्रोल बोतल, दूसरी बोतल को बोला जाता है वाटर सील बोतल, और तीसरी बोतल को बोला जाता है सक्शन कंट्रोल बोतल. क्लियर. तीनों बोतल के अलग अलग काम है. सक्शन पहली वो जो बोतल है ड्रेनेज कलेक्शन बोतल, इसको बोलते हैं ड्रेनेज कलेक्शन, DC. इसका काम होगा ड्रेन को कलेक्ट करना. हवा है तो वो हवा आगे, इनके अंदर ट्यूबिंग्स होती हैं यहां इस तरीके से, इस तरीके से ट्यूबिंग्स होती हैं. यहां एयर वेंट होता है. क्लियर. अब इसे मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैं वाटर सील ड्रेनेज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं इन
द टॉपिक ऑफ वाटर सील ड्रेनेज पर्टिकुलरली इन एफओएन, क्योंकि ये यहाँ वर्ड आ रहा है, मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? 3-4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार आते हैं। पहला क्वेश्चन, जब ये सिस्टम काम कर रहा है तो वाटर सील बोतल में ये पानी जो आप लेते हो 100 ml पानी होता है, ये कई बार पानी नहीं हो तो नॉर्मल सलाइन भी लिया जा सकता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। ड्यूरिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दैट सिस्टम, ये वाटर इस बोतल में ऑसिलेट करता रहता है। ऑसिलेट का मतलब समझ में आ रहा है, ये पानी अप एंड डाउन ऊपर नीचे होता रहेगा। ये पानी ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये कि सिस्टम सही से काम कर रहा है। क्या हमको सीरियस होने की जरूरत है? क्या हमको डॉक्टर नोटिफाई करने की जरूरत है? नहीं। इट इज एन नॉर्मल फिनोमिना दैट रिसेंबल्स और दैट सिग्निफाइज दैट आवर सिस्टम इज फंक्शनिंग वेल। पहली बात। दूसरी बात, ये ऑसिलेशन पानी का अप एंड डाउन ये स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा 4 कंडीशन में। कितनी कंडीशन में? 4। इसमें से एक कंडीशन तो नॉर्मल है, बाकी सारी एबनॉर्मल कंडीशन है, तुरंत नोटिफाई कराना है। पहली बात, जब पूरी हवा या पानी लंग्स में से निकल जाए, जब लंग्स जो पहले कोलैप्स हो गए थे पूरे एक्सपेंड हो जाए। बताओ, जब सिस्टम ने अपना पूरा काम ही कर दिया, जब हवा पानी पूरा निकाल दिया, लंग्स फूल गया, ऑसिलेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हवा पानी लग नहीं रहा, सक्शन लग नहीं रहा है, वहां पे तो ऑसिलेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये एबनॉर्मल बात है या नॉर्मल बात है? नॉर्मल बात, क्योंकि हमारा काम हो गया, सिस्टम ने अपना काम कर दिया। लेकिन साइन एंड सिम्टम स्टिल प्रेजेंट है और फिर भी ऑसिलेशन बंद हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। और गड़बड़ी ये 3 हो सकती है। पहली, ट्यूब आपने जो ली है, ये जो चेस्ट कैथेटर लिया है, चेस्ट ट्यूब ली है, बहुत ज़्यादा लंबी ले ली आपने। जब लंबी लेते हैं तो सक्शन प्रॉपर लगता नहीं है, नहीं लगता तो ऑसिलेशन ये प्रॉपर नहीं करता। ये एक एबनॉर्मल बात है। इसका मतलब क्या कि ट्यूबिंग जो आप लेते हो वो शॉर्ट होनी चाहिए। ये ट्यूब हुआ, ये अंदर की जो कनेक्टिव ट्यूब्स हैं, ये सारी की सारी। क्लियर? तो ट्यूब लंबी होगी, ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। बताओ नॉर्मल बात या सही बात? एबनॉर्मल बात है। एबनॉर्मल बात है, करेक्ट करना है इस चीज को। ट्यूब कहीं न कहीं से बंद हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। ये जो नलियां आप देख रहे हैं, ये मरीज इसके ऊपर लेट गया या नली किंक हो गई, मुड़ गई, ठीक है, मरोड़ आ गई उसके अंदर। बताओ प्रेशर लगेगा क्या? सक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। ऑसिलेशन होना क्या हो जाएगा? बंद। ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी ऑसिलेशन बंद, एबनॉर्मल बात। चौथा, सक्शन प्रॉपरली नहीं अप्लाई हो रहा। सक्शन मशीन लगा रखी है हमने यहाँ पर इस कंट्रोल बोतल के साथ, अगर सक्शन नहीं लग रहा है तब भी ऑसिलेशन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रेन नहीं कर पाएगा। तो मैंने बता दिया आपको, ऑसिलेशन होना नॉर्मल बात है, लेकिन ऑसिलेशन बंद हो जाए, बंद होने के 4 कारण हैं। पहला कारण एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा ये 3 कारण, ट्यूब बहुत लंबी है, ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या सक्शन सही नहीं लग रहा है, ये एबनॉर्मल बात है। तुरंत उन चीजों को सही करना है डॉक्टर के नोटिफिकेशन में लाते हुए। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इस वाटर सील बोतल में बबलिंग, बुलबुलों के बारे में क्वेश्चन आता है। इस वाटर सील में चूंकि हवा जब जाएगी पानी में से तो बुलबुले आना स्वाभाविक बात है, नॉर्मल बात है। अगर ये बबल रुक रुक के आ रहे हैं, इंटरमिटेंट आ रहे हैं, इंटरमिटेंट का मतलब इंटरवल पे आ रहे हैं, तब तो नॉर्मल बात है, क्योंकि वो हवा कौन सी है? प्लूरा की है। लेकिन इस वाटर सील बोतल में लगातार बुलबुले आपको दिखाई दे, कंटिन्यूस बबलिंग, क्वेश्चन कई बार आ चुका, कंटिन्यूस बबलिंग बताएगा कि सिस्टम में एयर लीकेज है। ये हवा प्लूरा की नहीं है जो लगातार आ रही है, प्लूरा की हवा इंटरमिटेंटली आती है, एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर एंटर कर रही है और ये बबल्स रैपिडली यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। क्या है क्वेश्चन? कि बबलिंग इन वाटर सील ड्रेनेज, इफ कंटिन्यू बबलिंग इट शोज एयर लीकेज, इफ intermittent bubbling is present it show everything is okay,
इट इज द प्लूरल एयर और उसी को तो हमको बाहर निकालना है. वी डू नॉट वरी in case of intermittent bubbling. We have to notify immediately. We have to correct the air leakage in case of continuous bubbling in water seal chamber या water seal bottle. क्लियर? 3 क्वेश्चन बता दिए. चौथा क्वेश्चन बताता हूं. ये ट्यूब यहां से निकल गई एक्सीडेंटली, गलती से. हमें एज ए नर्स क्या करना चाहिए? तुरंत ये जो जगह है इसको पिंच कर देना है, उंगलियों से दबा देना है और एक ड्रेसिंग यहां लगा देनी है. वही ड्रेसिंग नॉन पोरस या ऑक्लूसिव जो लिखा हुआ है नंबर 1 पे. इससे क्या फायदा होगा कि हवा जो बाहर आनी थी वो तो नहीं आएगी, सिस्टम बंद हो गया, लेकिन जो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर इंटर कर सकती है इस प्लूरा में वो अंदर होना अंदर जाना रुक जाएगी और ये मरीज के लिए फायदे का सौदा है. क्लियर? ये ट्यूब अगर यहां से आ गई बाहर प्लूरा में से तो क्या करना है? पिंच करते हुए ड्रेसिंग लगा देनी है. लेकिन ये ट्यूब अगर इन बोतल में से बाहर आ गई तो पूछा जाता है क्या करना है? कुछ नहीं करना, तुरंत स्टेराइल वाटर लो और स्टेराइल वाटर में नलियों को डुबा के रख दो जब तक ये डॉक्टर फिजिशियन नहीं आ जाता हमारे पास, है ना. तो मैंने 2 क्वेश्चन और बता दिए इसके बारे में. किसके बारे में? ट्यूब डिस्कनेक्शन के बारे में. अगर चेस्ट से डिस्कनेक्ट हुआ है, चेस्ट को क्लोज करो तुरंत इमीडिएटली. अगर ये ट्यूब यहां से डिस्कनेक्ट हुई है तो तुरंत इनको पानी के अंदर डाल दो. ठीक है. तो ये 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कई बार आ चुके हैं वाटर सील ड्रेनेज के रिगार्डिंग. तो इट इज ऑल अबाउट द न्यूमोथोरैक्स. क्या करना है दोबारा बता दूं. साइट को क्लोज करना है ताकि फ्रेश एयर और नहीं जाए. इसको ड्रेसिंग को बोलते हैं ऑक्लूसिव या नॉन पोरस ड्रेसिंग, बिना कोई पोर वाली ड्रेसिंग. ऑक्सीजन देनी है मरीज को, फाउलर पोजीशन देनी है. यहाँ कोई बैक्टीरियल वायरल कोई कॉज नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक एंटीवायरल का कोई मतलब नहीं. एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो रहा है, सर्जिकल प्रोसीजर से ही हम ठीक करेंगे. थोरासेंटेसिस, नीडल डाल के हवा को निकालना है अगर कम है, अगर ज़्यादा है यहाँ पर काम में लिया जाएगा. क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट सिंपल टॉपिक न्यूमोथोरैक्स. क्लियर?